हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत इज माय होम का पैराग्राफ 4 से। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। खास करके मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मुझे जानते हैं। जो नहीं जानते हैं मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। चलिए, जो मुझे जानते हैं मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। जो नहीं जानते हैं वो अपने रिस्क पे मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को स्किप करके आप पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो जो जानते हैं उनके लिए मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस से आप बच जाएं, आपके परिवार में खुशहाली हो, बर बीमारी ना हो, कोई मुझे घटना ना हो, सब कुछ अच्छा चले, तो मेरे पास एक उपाय है जो 100% काम करता है। सुनने में आपको थोड़ा सा मजाक लगेगा, लेकिन दुनिया का सबसे मैं कठिन काम बता रहा हूँ। और कठिन तो कठिन ही होता है, लेकिन गारंटी के साथ आता है। आप जानते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन लोग बहुत कम करते हैं मेहनत। गारंटी जरूर है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। तो उसी प्रकार से मैं दुनिया का सबसे कठिन काम बता रहा हूँ, जो कि इस समय आपको सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। आपके गांव में कोरोना वायरस आ गई हो, या कुछ और हो गया हो, या आप चाहते हैं कि मेरा परिवार को कुछ ना हो, प्रोटेक्टेड रहें, डर रहे हैं आप, डर आ गया है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये सारा परेशानी अगर आपको है, तो मेरे पास एक 100% सोल्यूशन है। 100%, 1000%, 5000%, दुनिया के सारे परसेंटेज वो आपको काम कर देगा। आपको करना यही है। अगर आपको परेशानी हो रही तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझ पर विश्वास करते हैं, नहीं विश्वास करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, अगर वो करना चाहते तो वो भी कर सकते, कोई भी कर सकता है। इस वीडियो में आप मेरा नंबर ले लीजिए 82 711 32 802, 82 711 32 802। मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो दूंगा। उस वीडियो को देख करके आप मेडिटेशन करना सीख जाएं। आपके हाथ और पैर में ठंडक लगेगी। जब आपको ठंडक लगेगी, उसी समय भगवान से बोले, चूँकि वो कनेक्शन हो जाता है। जब कनेक्शन आपका कॉल लग जाता है तो आप बोल सकते हैं उनसे। लेकिन ये बोलना मुँह खोल करके नहीं बोलना, मन में ही बोलना। और आप देखिए कि आपके साथ चमत्कार हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये वर्किंग फैसिलिटी है, और मैं इसको 2017 से पालन कर रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारा चेंज आया। मैं बताना नहीं चाहूँगा यहाँ पे वो कौन कौन से चेंज आए, लेकिन अगर आप मेरे को मैसेज करते हैं, पर्सनली आप जानना चाहते हैं, अगर आप इच्छा है तो, ज़बरदस्ती मैं किसी से नहीं करूँगा। इच्छा है तो आइए, नहीं इच्छा है तो जाइए। ये सब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक बात स्ट्रिक्ट रूप से बता देता हूँ, ये चीज़ 100% ट्रू है और सच्चाई है। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, क्योंकि श्रीमती माता जी निर्मला देवी का फोटो आपने पूरे बाढ़ में देखा होगा प्रचार के रूप में। इतना किसी का पोस्टर नहीं देखा होगा पूरे लाइफ में, जिंदगी में, जितने निर्मला माता जी को देखा होगा। ठीक है, सहज ही होगा। तो मैं आपको बढ़िया से बता रहा हूँ, अच्छी तरह से सुन लें कि इतना सहज का योग का क्यों प्रचार है। ये 100% काम करता है। भगवान की दुनिया में हो या ना हो, सहज योग सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। प्रचार नहीं है मेरा खुद का विश्वास है। पैसे ले करके आप देख सकते हो। बस जो मुझे जानते हैं मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। तो कृपया इस बात को ध्यान में रखें। अगर आपको चाहिए कि हमें छुटकारा पाना है डर से, हमें छुटकारा पाना है परेशानी से, हमें छुटकारा पाना है गरीबी से, हमें छुटकारा पाना है अज्ञानता से, बिल्कुल संभव है। 10 मिनट डेली आपको करना पड़ेगा। 24 घंटे में 10 मिनट, मुझे लगता है कि 24 घंटे में कुछ भी नहीं। तो अगर आप अब ये समय भी है, क्योंकि आपके पास समय है, 10 मिनट करेंगे, आपका भगवान से कनेक्शन होता है 10 मिनट में, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ दिक्कत है। चलिए, तो बात की बात है, आप मेरे को मैसेज करेंगे तभी मैं दूँ पाऊँगा, क्योंकि ये मुझे बोला गया है। ठीक है, मुझे भी, जो मैं पूजा करता हूँ, जो मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो हम लोग को सभी को बोला है कि जो व्यक्ति इच्छुक हो कि हाँ मुझे पाना है ब्रह्म, मतलब मुझे पाना है भगवान को, उसी के लिए है। जो नहीं चाहता है ना, वो सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, लड़ाई करे, झगड़ा करे, उसको वही पसंद है, उसको वही रहने दीजिए। उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि जब आप प्यास लगता है तब कुएं के पास जाते हैं, कुआं आपके पास कभी नहीं आएगा। और तो भगवान है जो आपको दे रहा है, तो मैं आपको ज़बरदस्ती बताऊंगा ही नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर बता सकता था, लेकिन फ़ोन नंबर मांगा, दैट्स इट। चलिए, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। पढ़ाई शुरू कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ इस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, कह रहा है कि इसका जो लगातार नया होने का जो प्रोसेस है, इज इंडीज, वास्तव में किस चीज़ का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, किस चीज़ का ग्रोथ, नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। ठीक है, दोबारा देख लेंगे। द प्रोसेस मैंने पद्धति होता है, जैसे खाना बनाने की पद्धति होती है, पहले धोवो, काटो, छौंका दो, फिर ये करो, फिर वो करो, तो एक प्रोसेस होता है जो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप होता है ना। पढ़ने का भी प्रोसेस होता है, पहले शर्ट सिलवाओ, ड्रेस सिलवाओ, जूता पहनो, फिर स्कूल जाओ, खाना खाओ, इस प्रकार से मतलब एक एक लाइन करके होता है। इन्हें कि जाओ सीधा करके, ऐसे तो होगा नहीं, एक प्रोसेस होता है। तो कह रहा है कि लगातार हमारे संविधान का जो कॉन्स्टेंट मैंने लगातार, तो लगातार जो हमारे रिन्यूअल में नया होना, जैसे आपने कभी
ड्राइविंग लाइसेंस तो देखा ही होगा, जब ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर कर जाता है तो उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है ना, तो 2025 तक हो जाता है। तो वही कह रहा है कि हमारे संविधान का, इट्स यहाँ पर संविधान है इसका, तो हमारे संविधान का प्रोसेस है, मतलब कि किसी का प्रोसेस है संविधान का क्या होने का, कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, लगातार नया होने का है। वो क्या है, वास्तव में, इंडीड में क्या होता है, सचमुच में। वो कैसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। कहा यहाँ पे जा रहा है कि अगर आपका जो संविधान है, अगर वो बार बार रिन्यूअल होता है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होता है, फिर आप उसे रिन्यूअल करते हैं, फिर आप इसको यूज करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार संविधान का बार बार रिन्यूअल होना। रिन्यूअल कैसे होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि संविधान में सबसे पहले लोग सिलेक्टेड होते हैं, एमएलए बनते हैं, वहाँ जाके बैठ जाइए, देखे होंगे आपने, राज्यसभा लोकसभा में रूल नियम बनाते हैं। रूल नियम बनने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, वो साइन करता है और संविधान में जाकर उसका बन जाता है। तो वो क्या होगा, चेंज हो गया, और लगातार होते रहता है, हमेशा हर एक बार होता है। तो यही कह रहा है कि ये अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि आपके देश का जो कल्चर है ना, ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ है, वो बढ़ रहा है और नेशनल कैरेक्टर का भी विकास होता है। यानी कि इसकी लगातार नवीनतम प्रक्रिया में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्र प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया, यानी अगर संविधान बदल रहा है तो ये एक क्वालिटी होती है, आप समझ सकते हैं कि नेशनल कैरेक्टर भी बदल रहा है, वो भी बन रहा है ना। जैसे मैं एक छोटा सा बताता हूँ, कोई नहीं समझ पाने के लिए, जैसे वर्षा हो रही है कब, मानसून के दिनों में जब धान रोपाता है, अगर वर्षा हो रही है तो धान खुद ही ग्रो कर जाएगा। अगर संविधान में लगातार चेंज हो रहा है तो देश में नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर का विकास खुद ही हो जाएगा। समझ आई, यही इतना लाइन है। अब आगे देखते हैं, कहता इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। कहता ये जो चेंज हो रहा है ना, ये किसका काम है, एजुकेशन का काम है। अगर कहीं भी कोई चेंज होता है तो किसका काम होता है, एजुकेशन का काम होता है। अगर मान लिया जाए कि अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है लेकिन कोई चेंज नहीं हो रहा, तो क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज ही कम है, नहीं तो अब तक तो वो बना लेते। तो अगर चेंज भी होगा तो किसके कारण से होगा, नॉलेज के कारण, चाहे वो मेडिकल का नॉलेज हो चाहे कहीं और का नॉलेज हो। तो मेडिकल में जो लोग पढ़े हैं वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके चेंज कर देंगे, सभी लोग बाहर आ जाएंगे रोड पे, ये आपको भी पता है। तो वही कर रहा है कि जो चेंज आप देख रहे हैं किसका काम है, बिजनेस ऑफ एजुकेशन। जैसा कि मैं इसको देखता हूँ तो क्या देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, है ना। अब मिनिस्टर करने का मतलब होता है देख रेख करना, है ना, यहाँ पर देख रेख करना, ऐसा अनुष्ठान दिया गया है, देख रेख करना। मिनिस्टर में देखना, आप मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर जानते होंगे, लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्टर का मतलब होता है देख रेख करना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देखो, मैं भारतीय मैं होम के लेखक हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन और मैं भारत का प्रेसिडेंट सेलेक्टेड हुआ हूँ। तो अगर मैं प्रेसिडेंट सेलेक्टेड हुआ तो मेरा काम क्या है, जब पार्लियामेंट में कानून बन के आएगा तो मैं उसे साइन करूंगा, यानी उसकी देखरेख कौन करूंगा। अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो वो संविधान में नहीं लागू हो पाएगा। तो मेरा काम है कि कुछ गलत मैं साइन न कर दूं जिससे कि लोगों को परेशानी हो। तो वही करा कि मैं इसे लगातार क्या करूंगा, लगातार रिन्यूअल करूंगा, है ना। मैं उसको देख रेख करूंगा कि सही से रिन्यूअल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं राष्ट्रपति हूँ ना, वही बोल रहा है। कहता एंड आई में बी फॉरगिवन प्रिजम्पशन, कहता है शायद मुझे माफ कर दिया जाए मेरी अवधारणा के लिए। प्रिजम्पशन का मतलब होता है अवधारणा। ये क्या चीज होता है, अगर एक लड़का से आप मिलते हैं दूसरी बार, तो पहली बार जब आप मिले थे, ठीक है ना, तो वो लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए था और एक लड़के से वो फोन पे वो शायद उसको डांट रहा था। तो आपने सोचा कि लगता है ना बड़ा गुस्सैला आदमी है, ठीक है, बहुत गुस्सैला आदमी। फिर दूसरी बार उस आदमी से मिलते हैं तो आपने, वो आपका प्रिजम्पशन बन गया कि ये गुस्से वाला आदमी है, दाढ़ी है, जो प्रिजम्पशन बन गया, मैंने पहले से उसके बारे में आप सोच लेते हैं कि ऐसा होगा। अगली बार वो मिलता है तो बहुत अच्छे से आपसे बात करता है, आपने सोचा नहीं करी, यार मैंने सोचा था कि ये तो मतलब गुस्सैला वाला, तो बड़ी प्यार से बात करता है। तो आप पूछते कि भैया उस दिन आप क्यों गाली दे रहे थे, मतलब उसको क्यों गुस्सा। तो उसने बोला कि जानते हैं वो मेरा इतना पैसा ले लेता और मैं 10 सालों से रिक्वेस्ट कर रहा था, नहीं दे रहा था, तो उस दिन मैं गुस्सा हो गया। तब अच्छा 10 साल से को नहीं दे रहा था, तो 2 दिन में गुस्सा हो जाएंगे, तो 10 साल में गुस्सा, बाप रे बाप, अच्छा आदमी भाई। तो आपका जो सोच है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि जो पहली बार सोचा था वो क्या था, प्रिजम्पशन था, समझ आ गई। पहली बार उसके बारे में सोचा था कि गुस्से वाला आदमी, तो क्या था आपका, वो आपका प्रिजम्पशन था, मिसकंसेप्शन भी बोल सकते हैं, राइट। प्रिजम्पशन, प्री मैंने पहले अजम्पशन मैंने मान लेना, पहले ये मान लेना कि गुस्सा वाला होगा, लेकिन है ऐसा नहीं। तो वही कह रहा कि भाई हो सके जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत हो,
क्योंकि मैं भी तो प्रिजम्पशन कर सकता हूँ कि ऐसा होगा, लॉकडाउन के बाद ये होगा, लॉकडाउन के बाद ये लॉकडाउन के बाद नहीं चलेगा ट्रेन, लॉकडाउन, ठीक है, मतलब कि ये एक मान लेते हैं तो ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या होगा, प्रिजम्पशन आपका गलत हो जाएगा। तो आप सोचते हैं कि ऐसा होगा। चलिए आप समझ गए होंगे, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। तो मुझे माफ़ कर दीजिए कि माई चॉइस टू द हाईएस्ट ऑफिस हैज़ मेनली इफ नॉट इंटायरली, कि मेरा जो चॉइस है, मैंने जो चॉइस किया, मेरा पसंद है कहाँ जाने का, टू दिस हाईएस्ट ऑफिस। जो हाईएस्ट ऑफिस मेरे राष्ट्रपति भवन, वो किस आधार पे लिया गया है, कहता है हैज मेनली इफ नॉट इंटायरली, अगर पूरी तरह से नहीं तो मेनली रूप से किस बनाया गया वो डिसीजन, हैज बीन मेड। कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैं गलत सोचूं, तो पहले से कुछ मन में गलत बात रखे रहूं, तो हो सके, यहाँ पर तो ऐसा बात है नहीं, ठीक है ना। जैसे आप किसी गांव में जाते बोलते हैं यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे भीड़ लग रहा है, तो कहते पागल ही, जाना उन्हें नहीं है तो साला मार मार के फेंक दे दिन दहाड़े। अगर पते ने कहा है कि यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे, अगर लगे नहीं जाना हो बाबा बता देंगे हो, तो उस आदमी के पास जो बोला कि यहाँ के लोग अच्छे हो, प्रिजम्पशन है, पहले से मान चुका, लेकिन रियलिटी तो कुछ और है। तो वही कर रहा है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भारत ऐसा होगा या मैं ऐसा कर दूंगा, तो अगर मेरा गलत सोच है तो आप माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो चॉइस है ना, किस लिए माफ कर दीजिए, जो मेरा जो चॉइस है कहाँ के लिए, हाईएस्ट ऑफिस यानी कि राष्ट्रपति भवन के लिए, वो किस रूप में बनाया गया। कहता है कि वो बनाया तो गया है, अगर वो मेनली रूप से नहीं, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन वो बनाया गया, हैज बीन मेड, मैंने जो डिसीजन मैंने लिया है किस आधार पर लिया, ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के बल पे या के आधार पे, ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन, लॉन्ग मैंने लंबा, एसोसिएशन मैंने एसोसिएशन का मतलब जुड़ाव। कहता है कि वो जो मैंने डिसीजन लिया है लंबे जुड़ाव के कारण लिया, कि मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ है किसके साथ, विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, है ना। मैं पहले टीचर था, टीचर होने के कारण मेरा जो संपर्क था स्टूडेंट से था, यानी लोगों से था, और बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया था, मेरा जुड़ाव किससे, स्टूडेंट से। तो उसके आधार पे मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं राष्ट्रपति भवन में जाऊंगा और सभी लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक टीचर हूँ, क्लास में पढ़ाऊंगा तो कितने पढ़ाऊंगा, 500 लोगों को, 1000, 1000 को पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मुझे पूरे देश को पढ़ाना है तो मैं कहाँ पर बढ़िया पढ़ा पाऊंगा, क्लास में या राष्ट्रपति बन के, मुझे ये बताइए। तो उसी आधार पे मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं राष्ट्र को पढ़ाऊंगा, राष्ट्र के लिए शिक्षा का विकास करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि शिक्षा के विकास के साथ ही नेशनल कैरेक्टर और नेशनल कल्चर का विकास होता है। तो पूरे देश का विकास शिक्षा से ही होता है, शिक्षा का ही बिजनेस है। तो मैं एक टीचर रहा हूं और मेरा संपर्क लोगों से रहा, तो क्यों ना मैं राष्ट्रपति बन जाऊं और लोगों को शिक्षित कर दूं। तो ऐसा मैं सोच रखा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैं गलत सोच रखा हूं, मेरा प्रिजम्पशन गलत हो, तो इसके लिए वो माफी मांगते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कहता है कि आई मेंटेन दैट, मैं अभी भी उस बात को मानता हूं। देखिए, मेंटेन करने का मतलब होता है बात बनाए रखना, अपने बात पे अटल रहना, ये नहीं कि घुमा फिरा के चेंज करना। तो आई मेंटेन दैट, मैं मानता हूं कि एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, हमारे राष्ट्र के उद्देश्य का सबसे बड़ा जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट उसके लिए कौन है, एजुकेशन है ना। प्राइम मैंने मुख्य होता है, प्राइम मिनिस्टर का मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री, प्रधान काम है। तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है क्या, जैसे आपका, आप पढ़ने जाते हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट है कॉपी किताब कलम, है ना। कोई लड़ने जाता तो उसका बंदूक हुआ। तो कह रहा है कि पूरे शिक्षा का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो कैसे होगा, कौन से विकास करेंगे, तलवार चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे, नहीं। अगर देश को विकास करना है तो उसका औजार क्या है, शिक्षा है। क्लियर, अब आगे चलते। एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन। कह रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है, माने एजुकेशन की जो गुणवत्ता होती है ना, गुणवत्ता समझते हैं, क्वालिटी। जैसे एक आम खरीदो, 2 आम लिया, एक आम सड़ा हुआ था, एकदम बहुत अच्छा था, जो बहुत अच्छा, वो माने उसकी अच्छी क्वालिटी है, मतलब वो आप लोग पसंद करोगे, है ना। बात समझ में आ रही, एकदम पूरा ताजा बढ़िया पका हुआ, पेड़ का तोड़ा हुआ, एक कार्बेट से पका हुआ, सड़ा जैसा लग रहा है, तो उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी है और एक की क्वालिटी अच्छी है। तो जो ताजा दिखने में बढ़िया लग रहा है, जिसको आप खाना चाहते हैं, तो कहता वही शिक्षा, माने उसकी क्वालिटी क्या है ना, वही क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी की शिक्षा होनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि भाई अगर मान लिया जाए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा तो समझ जाना, है ना, इनएस्केपेबली मैंने जिससे हम बच नहीं सकते, वो इन्वॉल्व हो जाता है देश की क्वालिटी में। सिंपल आप समझिए कि अगर देश की क्वालिटी अच्छी होनी है तो शिक्षा भी अच्छी होगा। अगर किसी बच्चे को बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ढंग से बातें करता है ना, तो वो कैसे बात करेगा। गांव के लोग जैसे, गांव के लड़का जो हाफ पैंट पहन रहता है, गरिया देता है, साइकिल बार रोक लेता है, 3-4 गुल्ली डंडा खेलता रहता है,
वो तुरंत में गाली दे देगा आपको। क्यों? क्योंकि उसकी जो शिक्षा उसके माँ बाप है नहीं पढ़े हैं, और गांव में रहता है, इधर उधर गुल्ली डंडा खेलता है, गरियाता फरियाता है, गंदा गंदा गाली दे देगा आपको। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा ही गंदी है। और वही बच्चा, उतनी उम्र का बच्चा, अगर आप जाके देखें शहरों में जिसके माँ बाप पायलट हैं, तो गाली देगा? बोलिएगा आप नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा अच्छी है, तो उसका क्वालिटी भी अच्छा है। तो वही कह रहा है कि जहां शिक्षा अच्छा है तो आदमी का क्वालिटी खुद से बन जाता है। आदमी थोड़ी क्या चेंज होता है, आदमी चेंज नहीं होता है, उसके अंदर की शिक्षा चेंज करती है। तो वही कह रहा भाई, जो क्वालिटी का एजुकेशन होगा ना, वो बच ही नहीं सकता, वो शामिल हो जाएगा देश के क्वालिटी में। देश की क्वालिटी अच्छी यानी शिक्षा अच्छा है ना। सब चोरी करता है, चोरी करने के लिए सिखाया जाता है, तो देश की क्वालिटी सब चोरी रहेगा। इसीलिए इसीलिए मैं आई प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, है ना। तो वही कह रहा है कि मैं इसीलिए अपने पास्ट कल्चर का प्रति मैं अपने आप से वादा करता हूं कि पास्ट कल्चर यानी कि जो संविधान बनाया है, जो मेरा कल्चर है, जिससे मेरा संविधान में सारा चीज है, उसी के आधार पर तो संविधान बना है। तो इसलिए मैं उसको वफादारी का प्रण करता हूँ, मैं ये वादा करता हूँ कि अपने पास्ट कल्चर को सेवा करूंगा, उसके प्रति वफादारी रखूंगा, उसको नहीं गलत करूंगा, और मैं मॉनिटर करूंगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहता है कि ये पास्ट कल्चर कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम। कहता है ये पास्ट कल्चर हम नहीं जानते कि कहाँ से, कहीं से भी आए, भले कहीं से भी आओ, एंड बाय हुम सो एवर इट माई हैव बीन कंट्रीब्यूटर, और चाहे किसी ने भी इसको बनाया हो, कंट्रीब्यूट मैंने देना, योगदान देना किसी ने देना, तो उसको मुझे केयर नहीं, लेकिन मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं इसके प्रति वफादार हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटालिटी ऑफ द कंट्रीज कल्चर। कहता हमारे कंट्री में बहुत प्रकार के कल्चर है। अब जाओ साउथ इंडिया, केरला जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, अब दोनों में वहाँ लोगों में काफ़ी अंतर होता है। उनका रहने सहने, खाने पीने का ढंग अलग होता है, कपड़े का भी ढंग अलग होता है, तो बहुत सारा चीज़ अलग होता है, कल्चर अलग अलग है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई लेकिन देश तो एक ही है ना। तो मैं एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं, एज ए प्रेसिडेंट, है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं कंट्री का जितना भी कल्चर है ना, उसके संपूर्णता को, टोटालिटी को क्या करूँगा, सेवा दूंगा। राइट, आगे देखते हैं। आई प्लेज माई लॉयलिटी टू द माई कंट्री, मैं अपने देश के प्रति वफादार रहूंगा, कभी बेईमानी नहीं करूंगा, है ना, कि कोई मुझे बोला कि 10 करोड़ दूंगा अब देश में घुसा दो पाकिस्तानी टेररिस्ट, ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं देश के प्रति मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं करने दूंगा, मतलब वफादारी निभाऊंगा देश के प्रति। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो कह रहा है कि चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे किसी भी भाषा के लोग हों, आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क, मैं काम करूंगा उनके लिए, मैं वादा करता हूँ कि काम के लिए, किसके लिए, फॉर इट्स स्ट्रेंथ, इसके मजबूती के लिए, है ना, और किसके, प्रोग्रेस के लिए। मैंने चाहे किसी भी धर्म के लोग हों मेरे देश में, मैं सभी के लिए मजबूती के लिए काम करूंगा, प्रोग्रेस के लिए काम करूंगा, और लोगों को कल्याण के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, यानी देश के लोगों के वेलफेयर के। वेलफेयर मैंने क्या था, है ना, वेलफेयर मिनिस्टर बताया था ना आपको पिंच ऑफ पर्सनल में, जन कल्याण मंत्री। और कैसे करूंगा, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, है ना, बिना भेदभाव के। विदाउट मैंने के बिना होता ना, विदाउट टिकट, तो बिना टिकट के, यहाँ विदाउट डिस्टिंक्शन, तो डिस्टिंक्शन मैंने भेदभाव, बिना भेदभाव के, किसी चीज़ का भेदभाव नहीं करूँगा, ना कास्ट का कि कौन जाति है, ना कलर का, ना ही क्रीड का, धर्म पंथ का। ये क्रीड क्या होता है, जैसे कोई लोग होते हैं ना जो चुनते हैं मेरा क्रीड ये है, जैसे कोई बोलता है शिव पुराण, शिव गुरु का धर्म मानते हैं, कोई कहता है राम रहीम बाबा को मानते हैं, कोई कहता है संत राम को मानते हैं, कोई कुछ मानते, तो क्रीड है ना। कोई कहता है कि हम ब्रह्मा कुमारी को मानते, तो क्रीड है। तो वही कह रहा है किसी भी क्रीड को हमसे कोई मतलब नहीं है, हम सबकी सेवा करेंगे। अब आगे क्या कहना चाहते हैं, कहता द होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरा का पूरा मेरा ये जो इंडिया है ना, मैं इसको घर समझता हूँ, और इंडिया के जो लोग उसको क्या समझता हूँ, इट्स पीपल आर माई फैमिली, और उसको फैमिली समझता हूँ। द पीपल हैव चूजन मी, कहता भारत के लोगों ने मुझे चुना है। क्या चुना भैया, तो कहता है मेक मी हेड ऑफ दिस फैमिली, जो फैमिली जिसको मैं मानता हूँ, किसके लोगों को, भारत के लोगों को, तो उसने सभी मिलकर के मुझे चुन लिया है। क्या बना दिया है, द हेड ऑफ दिस फैमिली, कि आप हेड बन जाइए। कितने दिनों के लिए, फॉर सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए, यानी 5 साल के लिए बनता है, आपको पता है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर, ये मेरा बिल्कुल एक खूबसूरत प्रयास होगा, ये मेरा अथक प्रयास होगा, है ना, मैं कभी नहीं थकूंगा इस प्रयास को करने से। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर, मेरा अथक प्रयास होगा, क्या करना, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, ताकि मैं भारत को, जैसे घर को, इस घर को स्ट्रॉन्ग बना दूं और सुंदर बना दूं। ए वर्दी होप फॉर अ ग्रेट पीपल, है ना, मैं एक वर्दी होम बना दूं। वर्दी का मतलब होता है योग्य घर बना दूं। क्यों योग्य घर बनाओ भैया, क्योंकि ऐसा आशा किया गया था। वर्दी होम है यहाँ पे, वर्दी होम फॉर द ग्रेट पीपल, ये गलती है।
फॉर ए ग्रेट पीपल, है ना। कहता कि मैं महान लोगों के लिए एक महान और योग्य घर बना दूं। ये महान लोग कौन है? जिन्होंने भारत को आजाद करवाया था, है ना। उनका सपना था कि मेरा देश ऐसा हो, गांधी जी का सपना था। तो ये कह रहे कि अब तो मैं बनूंगा राष्ट्रपति, तो उनका सपने को पूरा करूंगा, है ना। जो पहले लोग सोचते थे कि मेरा घर ऐसा हो, यानी गांधी जी सोचते थे, तब तो मेरी जिम्मेदारी ना, गांधी जी तो चले गए। तो ये कहना कि मैं उन लोगों के लिए, ग्रेट पीपल, महान लोग गांधी जी जैसे, वो किस चीज में इन्वॉल्व थे? इंगेज इन फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप जस्ट एंड प्रोस्पेरस ग्रेस ऑफ लाइफ। कहता है जो गांधी जी थे, ग्रेट पीपल, महान लोग, जिनके लिए मैं एक वर्दी घर बनाऊंगा अपने देश को एज ए प्रेसिडेंट, वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग इंगेज थे कौन सा काम में? इन फैसिनेटिंग टास्क, दिल को मोहित कर देने वाला काम में वो लोग क्या थे? कार्यरत थे। और मोहित करने वाला काम क्या था? बिल्डिंग अप जस्ट, न्यायिक और सुख संपन्न एंड ग्रेसफुल लाइफ, मनमोहक, है ना। कहता है महान लोगों की मूल्यवान आशा और न्याय संगत समृद्ध का मतलब था प्रोस्पेरस, सुखद जीवन के बनाने के लिए मुहूर्त काल में वो लीन थे। यानी फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि मैं एक बहुत ही अच्छा घर बनाऊंगा उनके सपनों के अनुसार, जैसा गांधी जी सोचे थे, क्योंकि उनका सपना था कि इंडिया को सुंदर बनाया जाए। लेकिन वो तो अब रहे नहीं, तो काम मैं देख रहा हूँ, तो मैं वो काम करूंगा, उनके सपनों को पूरा करूंगा, है ना। किनके लिए? महात्मा गांधी वगैरह के लिए, जो कि वो भी इस काम में, मनमोहक काम में शामिल थे। और वो चाहते थे देश को बनाना कैसा? न्यायिक, प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, ताकि महान हो जिंदगी। पैराग्राफ 6 में हम चलते हैं। कहता फैमिली इज बिग, ये जो मेरा देश का जो फैमिली वो बड़ा है, इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और ये लगातार बढ़ रहा है ना। जनसंख्या तो बढ़ ही रही ना बाबू। कैसे बढ़ रही है? एट ए रादर इनकन्वीनियंट फास्ट पेस, एक बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन इनकन्वीनियंट का मतलब होता है, इनकन्वीनियंट का मतलब परेशानी, मतलब जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही उतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। अब आप छोटा सा देखिए, क्वारंटाइन सेंटर खोला गया, वहां पे 80 लोग रहने की जगह 500 लोग घुसा देंगे, तो क्या होगा? बीमारी तो बढ़ी जाएगी ना। अब क्यों घुसा देंगे? क्योंकि 5 जनसंख्या भारत में इतनी है भाई, वो तो आएंगे ही आएंगे ना। जनसंख्या इतनी कहां से दीजिएगा सबको, कहां से खिलाइएगा? तो आप समझ सकते हैं जनसंख्या एक दो नहीं है। वी शेल ईच वन ऑफ अस, कहता है हम सभी लोगों में से प्रत्येक के पास क्या है? हैव टू पार्टिसिपेट, सबको पार्टिसिपेट करना है। किस चीज में? अनस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। अब ये कहना चाहते हैं, सबसे एक चीज कहना चाहते हैं कि देखो भाई, हम लोग तो इंडिया के लोग हैं। अब हमारा, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो घर है वो बड़ा है और लगातार बढ़ रहा है, एकदम ऐसे बढ़ रहा है मानो कि आपको काफी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। तो ऐसे में हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो वो करें, देखो मैं बताता हूँ। हम में से सभी लोगों के पास, ईच वन ऑफ अस, क्या करना? हैव टू पार्टिसिपेट, भाग लेना, बिना बचे हुए, होता है ना कि बहाना करके बचिए, बिना बचे हुए किस काम में? इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, इसके नए जीवन को बनाना, यानी भारत के नए जीवन का निर्माण करना है। क्योंकि पहले का जीवन था अंग्रेजों के शासनकाल में था, अब बढ़िया जीवन बनाना है। और कैसे बनाना? ईच इन हिज ऑन वे, प्रत्येक लोग को अपने अपने तरीके से करना। अगर कोई टीचर है तो वो टीचिंग करके करेगा, कोई डॉक्टर है डॉक्टरी करके करेगा, कोई अगर सर्वेंट है तो ईमानदारी पूर्वक काम करेगा। माने जितने भी लोग हैं, ट्रक ड्राइवर है तो बढ़िया से काम करेगा। माने कि जो भी लोग हैं अपने अपने तरीके से काम करना, तब जाके कहीं एक सुंदर सा बिल्डिंग हम नए जीवन का बना पाएंगे। आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहना। फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, कह रहा है कि देखिए जो काम को मैं बात कर रहा हूं कि आपको पार्टिसिपेट करना है, उसका साइज बहुत बड़ा है ना। क्योंकि फॉर द शेयर साइज ऑफ टास्क, ये साइज क्या है? बहुत शेयर है, बहुत बड़ा है। किसके सामने? अहेड ऑफ अस, हम लोग के सामने। क्योंकि हम सभी को बोले कि भैया अपने अपने तरह से काम करो। तो काम क्या करना है? ये बड़ा सा काम है। आगे बता दें क्या बड़ा सा काम है। कह रहा है कि ये जो काम है आर सो डिमांडिंग, ये बहुत ज्यादा डिमांड करता है, मतलब कि मांग करता है ना। अगर मैं बोलूं आपसे कि आपको चढ़ना है हिमालय पर्वत, ठीक है ना, क्या चढ़ना है? हिमालय पर्वत, तो वो जो काम है चढ़ने का काम, क्या आपको इजी लग रहा है? नहीं, वो काफी डिमांडिंग है। उसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको घंटों घंटों जिम में पसीने बहाने पड़ेंगे ताकि हाथ पैर मजबूत हो, सांस ना फूले, है ना। यानी कि जो काम है हिमालय पर्वत चढ़ने का वो डिमांडिंग है। क्या डिमांड कर रहा है? कि पहले शरीर को मजबूत करो, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, फिर आपको एकदम पूरी तरह से आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये डिमांड करता है, यानी कि जो काम है वो डिमांडिंग है। तो जो बड़ा काम हमारे सामने वो डिमांड कर रहा, मांग कर रहा क्या? दैट नो वन कैन एफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच। कहता इतना बड़ा देश है
और मैंने आपको बताया ना कि अगर देश में प्रत्येक लोगों को पार्टिसिपेट करना, नया जीवन बनाना है, चाहे वो अपने तरीके से क्यों ना बनाए, जो टीचर है टीचिंग करे, मास्टर है मास्टरिंग करे, डॉक्टर है डॉक्टरिंग करे, जो भी करना है, तो वो काम बहुत बड़ा है, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि अभी मोदी जी बैठे वहां पर बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, तो क्या वो गारंटी दे सकते कि पूरे देश में कोरोना नहीं फैलेगा? यहाँ के लोग सबको छूले चले, हाथ छुलवा ले सब, तो क्या उनके बोलने से जिंदगी ठीक हो जाएगी? क्या आपको लग रहा है कोरोना बंद हो जाएगा? नहीं होगा, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारे जैसे आदमी है, यानी उनका ये कहना है कि काम बहुत बड़ा है, हम अकेले नहीं कर सकते, हम आपको बोल सकते हैं, लेकिन ये काम आपके तरफ से होगा, आपको भी भाग लेना पड़ेगा बिना बचे हुए। अब बचे हुए अपनी तरफ से काम करना होगा। इसलिए कहते हैं कि ये काम इतना बड़ा है हमारे सामने और काफी डिमांडिंग है कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए, एकदम डिमांड कर रहा है आपका सिचुएशन, लेकिन फिर भी आप नहीं सुन रहे। तो वही कर रहा है कि यहाँ से कोई भी आदमी आराम से बैठ नहीं सकता, जस्ट वॉच नहीं सकता कि देखते रहे बैठ करके, नहीं, उनको काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। इतना आसान काम नहीं, मेरा नहीं, वो ये कहना चाहते हैं भाई मेरा काम नहीं है देश को बनाना, हम तो यहाँ से बोलेंगे लेकिन लोग नहीं मानेंगे तो फिर क्या हो? ठीक है। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन कंट्री, कहता कोई बैठ करके हाथ पे हाथ रखकर बैठ देख नहीं सकता, और अगर ऐसा करता है तो वो दे रहा है किसको? फ्रस्ट्रेशन, निराशा को। क्या बनेगा? इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब होता है निराशा। जैसे पेंडेमिक है ना, अभी खत्म नहीं हो रहा पूरे संसार में, वैसे एंडेमिक माने निराशा बढ़ करके इंडेमिक बन जाएगा। पेंडेमिक नहीं इंडेमिक। कहाँ पे? इन आवर कंट्री, कभी नहीं खत्म हो पाएगा। कहता सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, सिचुएशन हम लोग से काम मांग रहा है कि काम कीजिए काम कीजिए, काम 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 एंड मोर एंड वर्क। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, एकदम शांतिपूर्वक खामोशी पूर्वक काम कीजिए। कितने लोग क्या होते हैं कि पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा हल्ला करते कि हम तो पढ़ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, आप काम करें। इस प्रकार से आप सॉलिड काम करेंगे, स्टडी लगातार काम करेंगे, इससे क्या होगा? स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होल मटेरियल, अब पूरे मटेरियल का निर्माण हो जाएगा, है ना। एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, अगर आप ऐसा करते हैं, है ना, तो पूरे तथ्य हमारे लोगों के सांस्कृतिक जीवन को मजबूत बनाने में निर्माण हो जाएगा। फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम बात को माने, जैसा काम बोला जा रहा है वैसा करें, बाकी सारा चीज तो कंस्ट्रक्शन खुद ही हो जाएगा। इस प्रकार से हम चलते हैं पैराग्राफ 7 में। पैराग्राफ 7 हम कल बता पाएंगे, एक्चुअली थोड़ा सा एक काम आ चुका है, तो आगे मैं थोड़ा सा स्कैन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं पैराग्राफ 7 है ना। फिर मैं कल से मिलता हूँ पैराग्राफ 7 में। थैंक यू। टिल देन अगर आपको पाना है आत्म साक्षात्कार तो 82-711-32-802 पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में बताएंगे अगर आपको बचना है। जैसी आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच।